वेलकम टू माय जावा कोर्स गाइज। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ जावा के बारे में। ये बिगनर्स के लिए कोर्स है। अगर आपको जावा नहीं आती, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं आती है, तब भी आप इसको सीख सकते हैं। और इसमें हम ऑलमोस्ट सारा बेसिक कवर करेंगे। और आप मुझे वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको और ज़्यादा सीखना है डिटेल में तो भी आप बताइएगा, ताकि हम इस पर और वीडियोज़ बना सकें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ जावा के साथ। तो सबसे जो पहला जो स्टेप है वो है बेसिक्स सीखना। ठीक है, बेसिक्स में क्या क्या आता है। बेसिक्स में सबसे पहले हमें जावा के बारे में पता चलना चाहिए कि क्या है। तो देखो, जावा जो है वो एक सबसे कह सकते हैं हम कि मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस अगर मैं बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है जो हमें सीखनी है। और हमें जावा की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम जावा से डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं, ठीक है, वेब ऐप बना सकते हैं, ठीक है, इनफैक्ट मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हम, और यहाँ तक कि आप बोल सकते हो कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वगैरह भी बना सकते हैं। और मेरे ख्याल में आप ये बोलें तो गलत नहीं होगा कि बेसिकली हम हर चीज़ कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं जावा का बनाने के लिए। ठीक है, अब जावा में जब आप जावा के बारे में जब आप सीखते हो तो आप सीखते हो JDK के बारे में। ठीक है, JDK क्या होता है? JDK होता है जावा डेवलपमेंट, ठीक है, किट। अब देखो क्या होता है, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको एक किट मिलती है, ठीक है, जिस किट के अंदर सब कुछ होता है, बैट होता है, ग्लव्स होते हैं, ये सब होता है। तो एक तरह से मान लो डेवलपमेंट किट भी वही चीज़ होती है जिसके अंदर सब कुछ होता है। किस पर्पस के लिए? जिससे आप एक जावा एप्लीकेशन बना सको। ठीक है, ठीक है, इससे आप जावा एप्लीकेशन बना सकते हो, करेक्ट। अब क्या है कि अब इसमें और क्या क्या होता है, मतलब इसके आप ये तो बना सकते हो, बट इसके अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो पहली जो चीज़ होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है एक कंपाइलर। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हो गया कंपाइलर। ठीक है, सेकंड क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसको हम शॉर्ट में JRE बोलते हैं। ठीक है, और जो थर्ड चीज़ होती है वो क्या होती है? बहुत सारी क्लासेस। ठीक है, यानी हम इसको बोल सकते हैं लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस। ठीक, अब मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। तो बेसिकली एक कंपाइलर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर कुछ नहीं है, बट मान लो आप एक कोई डिश बना रहे हो, ठीक है, तो आपने एक पर्टिकुलर चीज़ ली, जैसे मान लो आपने मैगी नूडल्स लिए, ठीक है, उसको एक किसी कढ़ाई में डाला या किसी चीज़ में डाला, ठीक है, और फिर एक मैगी तैयार करी। ठीक है, तो जो कढ़ाई है वो वही एक कंपाइलर है, जो एक चीज़ लेगा, उसके साथ कुछ कुछ करेगा और उसको कुछ और चीज़ में कन्वर्ट करेगा या उसको उससे कुछ और बनाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ JRE, ये एक एनवायरनमेंट है जिसके अराउंड ये चीज़ होगी, है ना। जैसे आप खाना बना रहे हो तो आपका एनवायरनमेंट उस टाइम पे किचन है, राइट। तो किचन इज़ योर एनवायरनमेंट, ठीक है, और उसमें आपको बहुत सारी और चीज़ें मिलेंगी, टूल्स मिलेंगे और काफ़ी चीज़ें होंगी। और एक रेसिपी होगी आपके पास जिससे आप ये बना रहे होगे, जिसका यूज़ कर रहे होगे, तो मे बी उसको हम एक क्लासेस की लाइब्रेरी मान सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये तो बहुत ही ज़्यादा रैंडम सा एग्जांपल हो गया, बट जब आप इसको धीरे धीरे करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब जावा एडिशंस की बात करता हूँ मैं। जावा एडिशंस क्या हैं? बेसिकली आप बहुत सारे टर्म सुनोगे जब जावा की बात होगी। आप सुनोगे लेट्स से SE एडिशन। तो SE क्या होता है? मतलब ये एक कोर जावा प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक कोर है जिसको हम बोल सकते हैं कोर जावा प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके अंदर सारी लाइब्रेरी मिलेगी जो एक जावा डेवलपर को सीखनी है। ठीक है, वो सारी लाइब्रेरी इसके अंदर मिल जाती है। इसके अलावा एक होता है EE क्या होता है? ये होता है एंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, एंटरप्राइज से आपको इसका जो मीनिंग है वो समझ आ रहा होगा कि ये क्यों होता है। एंटरप्राइज का क्या मतलब है? मेरे हिसाब से तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है या उस पर्पस के लिए है जब हमें बहुत लार्ज स्केल पे कोई चीज़ बनानी हो,
या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें, ठीक है। अब क्या होता है, ये जावा एससी जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये उसके ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। एंड इसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें डाली जाती हैं, ठीक है, जैसे कि फॉल्ट टॉलरेंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाने के लिए, या मल्टी टीयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा भी एक होता है, अगर मैं यहीं पे इसको लिखना चाहूँ तो वो होता है एमई, ठीक है। एमई क्या होता है, एमई इज़ बेसिकली माइक्रो एडिशन, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे एससी का टॉप वर्जन है वो ई है, लेकिन एससी का जो एक छोटा वर्जन है, ठीक है, जिसके अंदर एससी के कुछ चीज़ें हैं, ये सबसेट हो गया, ये सुपर सेट हो गया मतलब। तो ये जो है छोटा वाला वर्जन, इसको हम माइक्रो एडिशन बोलते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए मान लो डिज़ाइन की गई हैं, और इसकी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो मोस्टली मोबाइल डिवाइसेस के लिए ही बनाई गई हैं, ठीक है। और अपने पास और क्या होता है, अपने पास होता है एक जावा कार्ड। जावा कार्ड इज़ बेसिकली नथिंग बट इट इज़ यूज्ड इन स्मार्ट कार्ड्स, ठीक है। जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। अब कैसे जावा का कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। कोड एग्जीक्यूशन क्या है, पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया एक कंपाइलर है, ठीक है, सी है ये जो, ये कंपाइलर है लेट्स से, ठीक है। ये क्या करेगा, आप एक कोड लिखोगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यहाँ पे एक कोड लिखा आपने, जैसे मैंने मान लो इसको मैं बोल देता हूँ x.java, इसमें कोड लिखा आपने जावा लैंग्वेज में, ठीक है। आप क्या करोगे, ये कोड जो है ये कंपाइलर के पास जाएगा, यानी कंपाइलर ये कोड को उठाएगा, ठीक है, ले लिया उसने कोड, ठीक है, और इसको कंपाइल करेगा, यानी इसके ऊपर कोई ऑपरेशन करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा जावा बाइट कोड में, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि पता होना चाहिए, सीधा जंप करने से पहले आपको पता होना चाहिए आप सीख क्या रहे हो, ठीक है। जावा बाइट कोड हो गया, ठीक है। ये क्या है, जावा बाइट कोड होता क्या है, अरे ठीक है, जावा बाइट कोड क्या चीज़ है, ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म हम बोल सकते हैं फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म फॉर्मेट। क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, जैसे एंड्रॉयड पे भी चल सकता है, आईओएस पे चल सकता है, क्रोम पे चल सकता है, वेब पे मतलब, या मैक ओएस पे, किसी पे, है ना। क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, एक एग्जांपल लिया जाए तो, ठीक है। तो ये बाइट कोड में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है, हम जब भी जावा की एप्लीकेशन रन करते हैं, ठीक है, जब भी हम एक जावा की ऐप, अब मान लो एक ऐप है, आप रन कर रहे हो, जावा में बनी है वो, तो क्या होता है, एक और चीज़ होती है जो मेमोरी में लोड होती है, जिसको हम बोलते हैं JVM, ठीक है। इसी के अराउंड सारी चीज़ें चलती हैं, इसको हम बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। और हम अगर इसको लिखना चाहें तो जावा वर्चुअल, देखो मशीन, वर्चुअल से आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये वर्चुअल मशीन है, ठीक है, ये ऐसा कोई हार्डवेयर नहीं है जो आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। अब क्या है, ये वर्चुअल मशीन क्या करेगी, ये जो वर्चुअल मशीन है ये इस वाले जावा बाइट कोड को लेगी, ठीक है, इस जावा बाइट कोड को लेगी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो अगर ये हमारा JVM है, ठीक है, इसको हम इनपुट देंगे जो कि होगा बाइट कोड, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये JVM ने ये इनपुट लिया और ये आपको क्या देगा बदले में, फिर एक ट्रांसलेशन होगी, जैसे मान लो इंग्लिश से हिंदी हुई, हिंदी से इंग्लिश हुई, उसी तरीके से एक ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। और हम बोल देते हैं जैसे कि आउटपुट बेसिकली ट्रांसलेट्स, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करके आपको क्या देगा, मशीन कोड, मशीन कोड, या हम इसको नेटिव कोड बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेट करके हमें क्या देगा, नेटिव कोड, ठीक है, या मशीन कोड। अब बेसिकली इसका क्या मतलब है, ये है कि मान लो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चीज़ एप्लीकेशन रन कर रही है, तो उसका नेटिव कोड उसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होगा, है ना, या मशीन कोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हर सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उसका अंडरलाइंग जो आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, जो कोड वो समझता है वो डिफरेंट हो सकता है। तो JVM का पर्पस क्या है, इनपुट लेना बाइट कोड। ये बाइट कोड कौन देता है आपको, अगर आपको याद हो तो ये कंपाइलर देता है, ठीक है। कंपाइलर को अपना प्रोग्राम देते हो, बाइट कोड देता है, जो कि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है सॉर्ट ऑफ, और फिर वो उस जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से नेटिव कोड जनरेट करता है, ठीक है, नेटिव कोड, ठीक है। तो ये होता है बेसिक ऑफ क्या बोलते हैं हम, जावा, ठीक है। अब क्या है, जावा में होता क्या है, ठीक है, इसका आर्किटेक्चर क्या है।
अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें। टेंशन ना लो, मैं कोई बहुत ही तगड़ा आर्किटेक्चर नहीं समझाने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। तो जो मेथड्स होते हैं हमारे प्रोग्राम में, ठीक है, जिसको आप फंक्शंस भी बोलते हो, बट जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो लेट्स कॉल इट मेथड्स, ओके। मेरी स्क्रीन गायब होगी लगता है, ओके, 1 सेकेंड। तो ठीक है, तो मेथड्स की बात कर रहे थे हम। तो जो जावा प्रोग्राम में मेथड्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जितने मेथड्स हैं, ठीक है, और ये मेथड्स कहाँ होते हैं, क्लासेस में होते हैं, ठीक है। क्लासेस कहाँ होते हैं, पैकेजेस में होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो पैकेजेस होते हैं, ठीक है। अगर हम दोबारा देखें यहाँ पे तो पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस के अंदर क्लासेस होती हैं और क्लासेस के अंदर मेथड्स होते हैं, ठीक है। इन सब का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एक मॉड्यूलैरिटी, ठीक है, जिसमें एक जावा जो है वो हमें एक लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके दे रहा है, उसी को हम उसका आर्किटेक्चर बोलेंगे, ठीक है। सो आर्किटेक्चर क्या है कि जावा प्रोग्राम में जो मेथड हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं क्लासेस से, और क्लास रिलेटेड होते हैं पैकेजेस से, ठीक है। इसी पूरी चीज़ को हम एक आर्किटेक्चर बोलते हैं एक जावा प्रोग्राम का, ठीक है, ठीक है। अब हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि फैक्ट्स अबाउट जावा, ठीक है। तो फैक्ट्स की बात करें तो जावा को सन माइक्रो सिस्टम ने अगर हम बोलें सन माइक्रो सिस्टम ने जावा को डेवलप किया था, ठीक है, 1995 में, ठीक है। जो कि अगर हम बंदे का नाम ले तो उसका नाम था जेम्स गॉसलिंग, आई गेस, ठीक है। तो ये एक फैक्ट हो गया। इसको बाद में एक्वायर कर लिया ओरेकल ने, यानी अब ये ओरेकल का है प्रोडक्ट, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो। इसको इनिशियली हम बोलते थे ओक, ठीक है, ओक इसका इनिशियली नाम रखा गया था, बट उसके बाद इसका नाम चेंज करके कर दिया गया जावा नहीं, ग्रीन, ठीक है। फिर उसके बाद उसका नाम करके रख के कर दिया गया जावा। जावा किस पे रखा गया, बेसिकली जावा कॉफ़ी से इंस्पायर होके, ठीक है। अभी क्या है कि जावा के लगभग मान लो आप 10 मिलियन से ऊपर डेवलपर्स होंगे, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि जावा मर गई है, ऐसा है, हो गया, ऐसा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी जावा बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज़ होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप बोलो तो मोबाइल फ़ोन्स में जावा यूज़ हो रहा है, टीवी में जावा यूज़ हो रहा है, ब्लू रे प्लेयर्स, सीडी, पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। और अगर हम जावा की सैलरी की बात करें तो मेरे ख्याल में आज भी 40-50 लाख रुपए का पैकेज मिलना इंडिया में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप जावा अच्छे से जानते हैं तो यहाँ तक का पैकेज आपको मिल सकता है, एवरेज जो पैकेज है। बट इसके लिए आपको एक अच्छा डेवलपर होना होगा, जावा डेवलपर, वरना स्टार्टिंग पैकेज जो होता है वो कहीं 3 लाख रुपए से लेके आजकल तो मतलब ज़्यादा ही मिलेगा मान के चल रहे हैं। पहले जब हम कॉलेज में थे तो इतना मिलता था, बट ये कहीं ना कहीं अभी जो आप अच्छा खासा मतलब 10 लाख, 12 लाख और अप टू 40-50 लाख तो ईज़िली कमा सकते हो। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा तो और भी बहुत ज़्यादा जा सकता है। यूएस की बात करें तो वहाँ पे 70-80 लाख रुपए का पैकेज ईज़िली एक एवरेज रेट माना जाता है यूएस की मार्केट के हिसाब से, ठीक है। तो अब तो हमने ये कर लिया, जो हमारे पास नॉर्मल से फंडे थे उनको कवर कर लिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ कोड पे, ठीक है। तो अभी तक हमने बेसिक समझ लिया है जावा के बारे में कि जावा क्या है, कहाँ यूज़ करना है, क्यों करना है। अब हम प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं। तो अभी मैंने वीएस कोड खोला हुआ है। आपको क्या करना है, आपको एक्सटेंशंस में जाना है, ये आपका में अलग दिख सकता है, ठीक है। यहाँ जावा सर्च करना है और आपको पहली एक्सटेंशन दिखेगी, वो एक्सटेंशन पैक मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट का, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके अंदर बेसिकली 6 एक्सटेंशंस हैं अलग अलग। एक लैंग्वेज सपोर्ट है, डीबगर है, टेस्ट रनर है, मेवन है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, इंटेलिसेंस है, जो हम नीचे भी दिख रहा है इंटेलीकोड,
तो ये सारी चीज़ें जैसी मिल जाएंगी। एक फ़ोल्डर बनाना है आपको जिसके अंदर आप अपना कोड लिख सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो इसको कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जावा का प्रोग्राम क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने फ़ोल्डर में मैं क्या कर सकता हूँ, कमांड शिफ्ट पी या कंट्रोल शिफ्ट पी दबा सकता हूँ, वो डिपेंड करता है आपके पास मैक ओएस है कि विंडोज़ है। तो यहाँ नई जावा क्लास बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे यहाँ से बनाने की जगह यहाँ से एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ लेट्स से कि लर्न जावा, और इसका एक्सटेंशन होगा डॉट जावा, ठीक है। अब इसके अंदर देखोगे तो पब्लिक क्लास लर्न जावा अपने आप मैंने मेरे कोड एडिटर ने बना दी बेसिकली। अगर आप सीधा एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में नोटपैड पे बना रहे हो तो आपको खुद लिखना पड़ेगा सब कुछ, वो भी एक अच्छा तरीका है वैसे सीखने का अगर आप उससे सीखना चाहो, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे कुछ चीज़ें हमें मिल रही हैं। एक हमें मिल रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। ये काम क्या करेगा, ये बेसिकली हमारे कंसोल पे प्रिंट करा देगा हेलो वर्ल्ड। अब ये चीज़ें काम कैसे करती है उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो चीज़ समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो होता है कॉमेंट्स। कॉमेंट्स क्या होते हैं, देखो कॉमेंट्स बेसिकली एक तरीके की एक ऐसा प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम का पार्ट है जो जिससे प्रोग्राम को कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो हम अपने लिए लिख रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो कमेंट्स आर रिटर्न लाइक दिस। अब दो तरीके के कमेंट आप लिख सकते हो। ये जो हमने कमेंट लिखा है ये सिंगल लाइन कमेंट है जिसको हम डबल स्लैश से लिखते हैं, तो हम बोलेंगे सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल लाइन में लिखना है, जैसे मैं इसी को दूसरी लाइन में लिखूँ तो एरर दे देगा, ठीक है। तो मल्टीपल लाइन में लिखने के लिए हम लगा सकते हैं स्लैश स्टार और उसको बंद करेंगे स्टार स्लैश से। यहाँ स्टार लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। इसके अंदर आप कितनी भी लाइनों में कमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली दो चीज़ें हो गई। अब हम समझते हैं कि हमने जो बाकी चीज़ें लिखी हैं उसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम उल्टा स्टार्ट करेंगे, उल्टा इसलिए स्टार्ट करेंगे ताकि हमें बेसिक समझ आए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के बारे में देखते हैं ये क्या चीज़ है। सबसे पहले देखो आपको याद रखना है कि ये सिस्टम जो है ये एक क्लास है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूँ तो ये क्लास है, ये हमें मिली कहाँ से, ये मिली हमें कोर लाइब्रेरी से, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो सिस्टम एक क्लास है जो कोर लाइब्रेरी से मिली है। इसके अंदर हमारे पास एक आउट है, आउट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका पर्पस क्या है, कंट्रोल करना आउटपुट को, कंट्रोल्स दी आउटपुट लेट्स से, ठीक है, ये इसका पर्पस है। लास्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है प्रिंट एलन। प्रिंट एलन एक मेथड है जिसका पर्पस है प्रिंट करना एक लाइन ऑफ टेक्स्ट। इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो। ये एक्स हमने नहीं लिखा है, ये हमारे को कंपाइलर ने लिख के दिया है, मतलब हमारे VS कोड ने लिख के दिया है। मतलब एक बता रहा है कि इसके अंदर ये एक्स एक वैल्यू लेता है, तो वो चीज़ दिखा रहा है। अगर मैं मान लो इसको हटा दूँ एक बार के लिए तो आप देखोगे अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूँ तो ये एक्स गायब हो जाएगा, और इसके अंदर जैसे ही हेलो वर्ल्ड लिखा तो एक्स अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो आपने सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन समझ लिया। अब हम आते हैं ऊपर वाले पार्ट पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। सबसे पहले एक मेन मेथड है। मेन मेथड का पर्पस क्या है, ये एक एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का, यानी आपका जब प्रोग्राम होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मतलब एक मेन मेथड आपके प्रोग्राम में होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ से समझ आती है। इसके बाद हम इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द मेथड। ये क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये हमारा मेन सिग्नेचर है अगर हम इसको मान ले तो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पब्लिक हमारा जो है वो एक एक्सेस मॉडिफायर है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। स्टैटिक जो है वो बेसिकली एक मेथड है, स्टैटिक मेथड है जिसका हम इंस्टेंस बेसिकली क्रिएट नहीं करेंगे, तो ये हम फिर दोबारा बाद में बात करेंगे। और वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, यानी ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, टेक्निकली इसका ये मीनिंग है। और इसके अंदर हमारे को मिल रहा है मेन जो कि नेम ऑफ द मेथड है, और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स यानी एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ये पैरामीटर है यानी एक आर्ग्यूमेंट है, यानी हम इसके अंदर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स पास कर सकते हैं, ठीक है। हम इसका यूज़ नहीं कर रहे, वो बात अलग है फ़िलहाल, बट यही है। अब ये हम समझ गए। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी एक प्रोग्राम कंपाइल होता है, ठीक है, तो जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी एक डॉट क्लास फाइल बनती है, ठीक है, जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं, और वो बाइट कोड को हमारा JVM रन करता है, ठीक है। तो अगर हमें इसको कंपाइल करना है तो हम कैसे करेंगे, हम जाएंगे अपने कंसोल में। आप देखो डायरेक्टली भी इसको रन या डिबग कर सकते हो क्योंकि हम VS कोड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नेटबीन्स या एक्लिप्स वगैरह यूज़ कर रहे हो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, या आप सिर्फ नोटपैड यूज़ कर रहे हो तो आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो हम कंपाइल करते हैं जावा-C कमांड लिख के, और हमें उसके बाद लिखना होता है फाइल का नाम। तो जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं लर्न जावा डॉट जावा, ठीक है, तो ये कंपाइल हो गया, ठीक है। और उसके अंदर आप देखोगे कि लर्न जावा डॉट क्लास करके एक फ़ाइल हमारे को मिल गई है, ठीक है। और हम इसको अगर डीकम्पाइल करें तो हमें एक और ऐसा ही कुछ मिलता है लर्न जावा, जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है
और ये मतलब अभी देखने में सेम ही लग रहा है ऑलमोस्ट, बट जैसे जैसे प्रोग्राम बड़ा होगा ये थोड़ा चेंज होएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम इसको रन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ जावा और हम फिर लिखेंगे लर्न जावा डॉट जावा, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे को प्रोग्राम रन करके दे देगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ चेंज करके हेलो पी के लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अगर मैं इसको करूँगा तो हेलो पी के आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि ऊपर के बारे में हमने बात नहीं की, ये तो बात कर ली। पब्लिक क्लास लर्न जावा क्या है, ये एक क्लास है, ठीक है। अब देखो हमारा जो प्रोग्राम में जो फाइल नेम होगा वो और इसका नाम सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको चेंज करके पर्सन कर दूँ तो ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा क्योंकि ये जो इसकी फ़ाइल ही नहीं है ये, ठीक है। इसकी फ़ाइल का नाम तो लर्न जावा है, तो ये कैसे चल सकता है। तो मुझे इसका रीनेम करना पड़ेगा और मुझे इसका नाम लिखना पड़ेगा पर्सन, ठीक है। तो ये चल जाएगा। अब मैं अगर देखो आप ध्यान से, अब मैं अगर जावा सी रन करूँ और लर्न जावा डॉट जावा करूँ तो ये नहीं चलेगा क्योंकि ऐसी कोई फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और आप देख सकते हो ऐसी फ़ाइल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको पर्सन डॉट जावा करूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास एक पर्सन डॉट क्लास आ गई, और ये लर्न जावा डॉट क्लास हमारे किसी काम की नहीं है तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो पर्सन डॉट क्लास अगेन वो सेम ही चीज़ है। और अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो ये रन हो गया, हेलो पी के आ गया। तो ये हमने समझ लिया बेसिक जो प्रोग्राम है जो हम आपको दिख रहा है वो क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या समझते हैं, हम इसके बाद समझते हैं अब टाइप्स के बारे में, वेरिएबल के बारे में, इन सब चीज़ों को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके नीचे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स की, ठीक है। टाइप्स में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास वेरिएबल्स, ठीक है। देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल हम किसको बोलते हैं, वेरिएबल जो वेरी कर सकता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हम वेरिएबल, हमारे पास एक चीज़ होती है जिससे हम कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें डेटा स्टोर करते हैं, स्टोर डेटा, या हम बोल सकते हैं स्टोर डेटा टेम्पररली, ठीक है, टेम्पररली, ओके। कहाँ पे स्टोर करते हैं, मेमोरी में, ठीक है, कंप्यूटर की, ठीक है। और जब भी हम डिक्लेयर करते हैं कुछ भी चीज़ तो हमें उसका टाइप डिफाइन करना होता है। अब ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है, इसके टाइप्स दो तरीके के होते हैं। लेट्स से पहला हो गया प्रिमिटिव टाइप और दूसरा हो गया रेफरेंस टाइप्स, ठीक है। तो प्रिमिटिव में हमारे पास इंट, फ्लोट, डबल, बुलियन ये सब आते हैं, और रेफरेंस में हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया स्ट्रिंग, पर्सन, कार। जैसे मैं पर्सन बनाया, ये एक रेफरेंस टाइप हो गया अपने आप में, ठीक है। अब मान लो अगर मैं प्रिमिटिव के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो ये जो बाइट है, लेट्स से अगर हम प्रिमिटिव निकाल लें यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप्स, तो पहला टाइप तो देखो बाइट हो गया, ठीक है। अब बाइट का जो रेंज होता है वो बेसिकली -128 से 127 तक होता है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1 बाइट इज़ 8 बिट्स विच इज़ 256, और इसका जो रेंज है वो है -128 टू 127, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो होता है हमारे पास शॉर्ट, लेट्स से, ठीक है। शॉर्ट बेसिकली 2 बाइट लेता है, ठीक है, और इसका रेंज जो है वो होता है -32,000 से +32,000 तक, ठीक है। ये शॉर्ट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ इंटीजर, ठीक है। अब ये कैसे स्टोर होते हैं, देखो 8 बिट्स है, ये 16 बिट्स है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 16। इसके अलावा हमारे पास इंट होता है जो हमारे बहुत सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, वो इंटीजर यूज़ करते हैं। बाइट और शॉर्ट हम कम यूज़ करते हैं, इंटीजर ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये 4 बाइट का होता है, यानी 32 बिट्स टोटल, एक बाइट में 8 बिट होती हैं, तो 2 की पावर 32, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -2 बिलियन से लेके +2 बिलियन तक, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया। इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग होता है, ठीक है। लॉन्ग इज़ बेसिकली नथिंग बट 8 बाइट्स, 64 बिट, और इसकी रेंज तो बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है। जो मैं अभी आपको बस लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी नहीं रहा हूँ, मेरा आईडी बहुत इंटेलिजेंट है। इसके बाद फ्लोट होता है, फ्लोट अगेन 4 बाइट, और इसकी रेंज भी सेम होती है, बट फ्लोट इज़ डेसिमल बेसिकली, आप ये बोल सकते हो। फ्लोट का जो थोड़ा सा बड़ा वर्जन होता है वो डबल होता है, 8 बाइट्स अगेन, ये लॉन्ग की तरह एक तरह से मान सकते हो, और फ्लोट इंटीजर की तरह है। और उसके बाद हमारे पास कैर होता है, कैरेक्टर, यानी 2 बाइट्स लेता है, 16 बिट्स हो गया जो कि, और इसकी रेंज जो होती है वो 0 से 65,000 के आसपास होती है। और हमारे पास अगला होता है बुलियन, 1 बिट लेता है, 0 या 1, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, ठीक है। तो ये एक आपको समझ आ गया। तो बेसिकली ये प्रिमिटिव टाइप्स हो गए हमारे पास, जो कि हमने डिटेल में समझ लिए। अब हमें इनको डिक्लेयर करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि अगर मुझे इसको डिक्लेरेशन करनी है इनकी, ठीक है, कि हम यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया बाइट एज
इक्वल टू 30 लेट्स से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो बाइट 1 बाइट का है, इसकी वैल्यू -128 से 127 हो सकती है, ठीक है। तो यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको लिखता हूँ 500, ठीक है, तो ये देखोगे तो ये नहीं चलेगा क्योंकि मैंने बोला कि 127 तक ही इसकी वैल्यू हो सकती है, 500 तो ये ले ही नहीं सकता, करेक्ट। तो 30 चल जाएगा, ठीक है। हालांकि हम जनरली इंटीजर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉन्ग हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, शॉर्ट ले लेते हैं, चलो शॉर्ट वेट 150 हो गया, ठीक है। शॉर्ट भी अगेन उसकी तो अच्छी खासी लेंथ है, 32,000 तक है तो चल जाएगा कुछ भी। इंटीजर हमारी हाइट हो गई, लेट्स से इसको हम बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया 1 लाख, ये इंटीजर हो गया, ठीक है। हाइट नहीं है बट मान लो सैलरी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। इंटीजर के बाद हमारे पास मान लो लॉन्ग हो गया, तो लॉन्ग तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है, देख सकते हो आप कितनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। व्यूज़ काउंट, जैसे कि हमारे यूट्यूब पे व्यूज़ आते हैं वो लॉन्ग में आते हैं, ठीक है। फ्लोट हो गया, प्राइस 10.99 लिखते हैं फ्लोट और रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्लोट का अगर आप ऊपर देखोगे तो देख सकते हो कि इसकी रेंज तो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद डबल हो गया, पाई की वैल्यू जो कि ख़त्म नहीं होगी, 3.14 पता नहीं कितना कितना जाएगा, राइट। इसके बाद कैरेक्टर हो गया, लेटर A B C D कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम लास्ट में बात करें तो बुलियन हम बोल रहे हैं इज़ एलिजिबल, तो ट्रू है या फॉल्स है, वट, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे प्रोग्राम ने बता दी, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जो हम कैरेक्टर लिखते हैं ना, हम उसको हमेशा सिंगल कोट से लिखते हैं, और स्ट्रिंग होती है जो हमारी, उसको हम डबल कोट से लिखते हैं, ठीक है। और अगर मान लो हम डिफ़ॉल्ट टाइप बोलें अगर जावा का, तो इंटीजर का, तो वो हमेशा इंट होता है, ठीक है। अगर हमें लॉन्ग दिखाना है तो हमें ये एल ऐड करना पड़ता है। अगर हम एल ऐड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं वैसे भी, ठीक है। और फ्लोटिंग में हमारा डिफ़ॉल्ट डबल होता है, ठीक है। फ्लोट हमें जब दिखाना होता है तो हम एफ़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई और बहुत आसान थी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये तो हमने बहुत डिटेल में समझा है, हालांकि रेफरेंस टाइप की बात करें अगर, तो देखो रेफरेंस टाइप एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। अब हमारे पास जावा में टेक्निकली 8 रेफरेंस टाइप्स होते हैं, ठीक है। टोटल 8, एक्चुअली नॉट प्रिमिटिव टाइप्स, यस सॉरी 8 हमारे पास प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी है वो सारे हमारे रेफरेंस टाइप। अगर आप इनको काउंट करो तो 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल 8 प्रिमिटिव टाइप्स हैं, और उसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज़ अ रेफरेंस टाइप, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू राइट, ठीक है। अब क्या है देखो, अब आप सोच रहे होगे कि यार रेफरेंस टाइप में क्या, मैंने बताया आपको कि जो आपके प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, वेरिएबल्स स्टोर करते हैं डेटा टेम्परली मेमोरी में, ठीक है। रेफरेंस टाइप के केस में क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो अगर मैं इसको अगली लाइन में लिखूं तो हम ये बोल सकते हैं कि दे डोंट स्टोर द एक्चुअल वैल्यू, दे स्टोर द एड्रेस ऑफ द वैल्यू, ठीक है। अब एड्रेस को आप रेफरेंस भी बोल सकते हो वैसे। तो ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू को स्टोर नहीं करते बट रेफरेंस कर लेते हैं, एड्रेस कर लेते हैं उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मेमोरी के अंदर। तो ये इनमें फ़र्क होता है, ठीक है। और हमें कभी भी अगर हमें रेफरेंस टाइप यूज़ करना है, यानी अगर हमें टू यूज़ रेफरेंस टाइप्स वी नीड टू एलोकेट मेमोरी फॉर देम, ठीक है। और हम ये कैसे यूज़ करते हैं, यूजिंग द न्यू कीवर्ड, यानी न्यू ऑपरेटर भी आप इसको बोल सकते हो, यूजिंग द न्यू कीवर्ड या न्यू ऑपरेटर, ठीक है। अब न्यू, जैसे अगर मान लो हमें डेट का एक एग्जांपल ले लें, तो हम डेट अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे डेट नाउ इक्वल टू न्यू डेट। तो ये हो गया एक रेफरेंस टाइप, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हम न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं जिससे हमें पता चल रहा है। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ, अब हम रेफरेंस टाइप की बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, सबसे पॉपुलर चीज़ है। ये क्या होता है, ये एक रेफरेंस टाइप है, ठीक है, बट इसके लिए हमें न्यू कीवर्ड की यूज़ नहीं करनी पड़ती, ठीक है। हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं प्रिमिटिव टाइप की तरह। जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग नेम, और यहाँ लिख दिया मैंने जैसे पवन कुमार, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैंने न्यू कीवर्ड तो यूज़ नहीं किया, मैंने ऐसे तो नहीं लिखा इसको, राइट, क्योंकि हमें स्ट्रिंग के लिए हमें ऐसी कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और स्ट्रिंग के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सिस्टम क्लास का मेथड कौन सा था, सॉरी आउट ऑब्जेक्ट का मेथड कौन सा था, प्रिंट एलन, ठीक है।
तो वैसे ही अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो हमारे पास मेथड्स हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, ठीक है, टू अपर केस हो गया, ठीक है, टू लोअर केस हो गया, ट्रिम हो गया, रिप्लेस हो गया, इंडेक्स ऑफ हो गया, स्टार्ट्स विद हो गया, एंड्स विद हो गया, ठीक है, कैर एट हो गया। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये नेम है, अगर मैं नेम के आगे इनमें से कोई भी यूज़ करना चाहूँ, जैसे मैं बोल सकता हूँ नेम डॉट लेंथ, ठीक है, ये हमें लेंथ दे देगा उसकी। सेम मैं बोल सकता हूँ नेम डॉट टू अपर केस, ठीक है, तो ये हमें टू अपर केस दे देगा। जैसे नेम डॉट अगर मैंने लेंथ बोला था तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा 11, ठीक है, क्योंकि पवन 5 और कुमार 5 और बीच में एक वाइट स्पेस है। जब भी हम स्पेस डालते हैं उसको हम वाइट स्पेस बोलते हैं, उसको भी काउंट किया जाता है। तो नेम डॉट लेंथ कितना हो गया, 11, ठीक है। सेम अगर मैं बोलूँ कि नेम डॉट टू अपर केस, तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। नेम डॉट टू लोअर केस, तो वो ऐसा दिखेगा उसका आउटपुट, ठीक है। अगर मैं और बात करूँ नेम डॉट ट्रिम, तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क आपको दिखेगा नहीं। नेम डॉट रिप्लेस, अगर मैं ए को ए से कर दूँ तो पुराने वाले से नया वाला रिप्लेस हो जाएगा, उसका आउटपुट भी आप बगल में देख रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट्स विद, तो पी आ गया, अगर स्टार्ट्स विद पी डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये बेसिकली एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आर्ग्यूमेंट टाइप दिस इज़ नॉट अलाउड, ओके, तो हमें बेसिकली ऐसा देना पड़ेगा शायद, ठीक है। तो या दिस इज़ व्हाट वर्क्स। तो बेसिकली ऐसे ही आप सारी चीज़ें के साथ प्ले कर सकते हो। ये आपके स्ट्रिंग्स हो गए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़, हम एरेस के बारे में बात कर सकते हैं, हम और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो बुलियन हमने समझ लिया, बुलियन शायद आपने पता नहीं देखा था कि नहीं, बट बुलियन भी एक ऐसा ही होता है कि इज़ एलिजिबल, ट्रू या फॉल्स, ये सारी वैल्यू लेगा। स्ट्रिंग हमने समझ ही लिया, ठीक है। इंट हमने थोड़ा समझा, कैर समझा हमने, बाइट समझा, ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी समझी है, ठीक है। अब हम समझते हैं लेट्स से क्या समझाऊँ मैं आपको, ओके, हम समझते हैं फाइनल कीवर्ड के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, तो मैं समझाता हूँ आपको फाइनल कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। फाइनल कीवर्ड, अब देखो फाइनल कीवर्ड एक तरह का कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, फाइनल वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ फाइनल डबल पाई, ठीक है, इक्वल टू 3.this, तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। पाई की वैल्यू इतनी होती है हमेशा, राइट। तो जब भी हमें पाई डिनोट करना होगा हम उसको फाइनल दिखाएंगे ताकि उसको कोई चेंज ना कर सके, राइट। तो ये होता है बेसिकली फाइनल, कि जब हम फाइनल वेरिएबल दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फंडा हो गया। अब हम समझते हैं अगली चीज़ जिसका नाम है एरेज, ठीक है। एरेज समझना बहुत ज़रूरी है। ये होता है कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी हम एरे को यूज़ कर सकते हैं टू बेसिकली स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल, या हम ये भी बोल सकते हैं स्टोर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। अब हम किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं बट वो हमेशा सेम टाइप का होगा, ठीक है। अगर आप टाइप उसका चेंज करोगे, जैसे इंटीजर के साथ स्ट्रिंग ऐड करने की कोशिश करोगे तो वो एरर फेंक देगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें क्रिएट करना है एरे, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने बोला इंटीजर, ठीक है, नंबर्स इंट इज इक्वल टू न्यू इंट 5, हम इसको क्या बोल रहे हैं कि एक एरे क्रिएट करो, न्यू इसलिए हमने लिखा है क्रिएट करने के लिए, जिसको हम इनिशलाइज कर रहे हैं विद 5 एलिमेंट, ठीक है। इसके 5 एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हम वो 5 एलिमेंट कैसे दिखाएंगे, जैसे नंबर 0, यानी जो 0 एलिमेंट है, आपको प्रोग्रामिंग में हर चीज़ 0 से स्टार्ट होती है, याद रखना। पहला जो अगर किसी चीज़ का मान लीजिए फर्स्ट जो इंडेक्स है वो 0 होता है हमेशा, ठीक है। तो नंबर 0 हो गया 1, नंबर 1 हो गया 2, नंबर लेट्स से 3 पे हमने डाल दिया 3, मतलब 2 पे 3 डाल दिया, ठीक है। और नंबर 3 पे हमने डाल दिया लेट्स से 4, कुछ भी डाल सकते हैं वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। और नंबर्स 4 पे हमने डाल दिया 5, ठीक है। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अभी भी आप अगर ये प्रोग्राम रन करोगे, बाय द वे जो हमने अभी तक रन नहीं किया है, तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी भी इसमें, ठीक है। लेकिन अब ये रुकेगा कब, जब आप
अब देखो हमने 5 का बताया था, ठीक है। अगर हम यहाँ 5वां डालने की कोशिश करेंगे ना, 5वां है नहीं क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो 5वां तो छठा हो गया। तो हमको ये एरर आनी चाहिए, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अब रन करके देखते हैं, पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हो एक्सेप्शन इन थ्रेड दिस एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन बिकॉज इंडेक्स 5 इज़ आउट ऑफ लेंथ, आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 5। यानी 5 का हमने बोला था और हमें छठा एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करें। देखो 0 1 2 3 4 5, यानी 0 अगर 1 है तो ये तो छठा एलिमेंट हो गया, करेक्ट। तो ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो ये हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो हम इसको कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो हम समझ गए कि जी एरे हमेशा फिक्स लेंथ के होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे साइज़ दिया था 5, ठीक है। और हम क्या समझना चाहते हैं, अगर मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक चीज़ और है कि आप कुछ भी ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हो जब आपने एक बार एरे को इनिशलाइज कर दिया तो, ठीक है, या इंस्टेंशिएट कर दिया तो, ठीक है। अगर आपको ऐड या रिमूव करना है तो आपको क्लास यूज़ करनी होगी, ठीक है। अब जैसे इसमें आप नहीं कर सकते हो। अब जैसे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, हाँ लेट्स से मैं एरे क्लास का एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। तो एरे क्लास हम कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो लेट्स से हम बना सकते हैं इन्हीं नंबर्स का एक एरे क्लास 1 2 3 4 5, नंबर्स 2 हमने इसको कॉल किया है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे इसको सॉर्ट करना है, तो मैं बोल सकता हूँ एरेज डॉट सॉर्ट नंबर्स 2, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो एक चीज़ आएगी, ये एक इंपोर्ट कर देगा java.util.arrays। इसके बिना इसको नहीं समझ आता कि एरेज क्या चीज़ होती है, और ये सॉर्ट कर देगा नंबरों को। लेट्स से हम इसका ऑर्डर बदल देते हैं, ठीक है, हम ऑर्डर कुछ और चेंज कर देते हैं इसका। जैसे हम 1 2 3 4 5 की जगह बोल देते हैं 5 7 3 1 9, ठीक है। अब हम इसको सॉर्ट करके और यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट कराते हैं एरेज डॉट टू स्ट्रिंग इन नंबर्स को, ठीक है। तो अब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ और आप देखोगे कि हमारे पास 1 3 5 7 9 आया, जबकि हमने ऑर्डर का लिखा था 5 7 3 1 9। तो यानी इसने सॉर्ट कर दिया, सॉर्टिंग मतलब उनको उनके ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप और भी इसके मेथड्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यही यूज़ करना। अगर आप देखोगे तो इसमें और भी मिल जाएंगे, एज लश लिस्ट बाइनरी सर्च, बहुत सारे कंपेयर, बहुत सारे हैं, ठीक है। आप बस यूज़ करते रह जाओगे। तो एरे क्लास इस तरीके से एक चीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरेज भी होते हैं, बट वो सब चीज़ों को हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। अब हम समझते हैं ऑपरेशंस, ठीक है, कि हम मैथ ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। अपने प्रोग्रामिंग में मैथ क्या होती है यार, जमा घटा गुणा भाग और मॉड्यूलस, ठीक है, यही सब, यानी रिमाइंडर निकालना, ये सब होते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हमारा इंट x है 10, इंट y है 3, ठीक है। तो या हम ये बोल सकते हैं, हाँ मतलब चल जाएगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए एक इंट ले लेते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं रिज़ल्ट, ठीक है। और हम इसमें सारे ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे हम रिज़ल्ट बोल सकते हैं x + y तो 13 हो जाएगा, x - y 7 हो जाएगा, x × y 30 हो जाएगा, और हम x/y करेंगे तो 3 हो जाएगा, x मॉड्यूलो y करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी x + y किया आपने तो 10 + 3 13 हो गया, 10 - 3 7 हो गया, 10 × 3 30 हो गया, 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा आपका जो क्वोशंट होगा, और जो रिमाइंडर होगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो यानी ये रिज़ल्ट हमें मिल गए। इसके अलावा हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर भी होते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसमें हमारा इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। आपके उसमें ना ऐसा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ़ॉन्ट अलग यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके में जैसे ये नॉट इक्वल टू है, इसमें एक एक्सक्लेमेशन दिखेगा और उसके बगल में ऐसे इक्वल टू दिखेगा, राइट। तो वो भी एक चीज़ है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे एक बुलियन चेक करना है, बुलियन रिज़ल्ट 2, कि जो x है वो y से बड़ा है या नहीं। तो अगर मैं ये करता हूँ तो ये ट्रू आएगा क्योंकि x y से बड़ा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं लेस देन y करूँगा तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, यानी ये फॉल्स है, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक और चीज़ हो गई जो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होते हैं हमारे पास एक बहुत कॉमन जो ऑपरेटर होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड
डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ, इट इंट Z1, ठीक है, या Z की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5 लेट से। तो अगर मैं बोलूँ, मैं चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ इसको बहुत तरीके से, जैसे मैं बोल सकता हूँ Z प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। और अगर मैं लिखता हूँ Z माइनस माइनस, तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 वापस, ठीक है। अगर मैं ये हटा देता मान लीजिए, तो Z माइनस माइनस की वैल्यू क्या होती, 4, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूँ तो 4 होती, ठीक है। लेकिन बिकॉज हमने इसको पहले प्लस किया उसके बाद माइनस किया, तो उसकी वैल्यू 5 हो गई वापस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और तरीका है। हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो मैंने आपको बताए थे ऊपर मैथ ऑपरेशंस करने के लिए, इसमें हम कंपाउंड तरीके से भी इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको रिज़ल्ट, मान लीजिए हमें रिज़ल्ट में +3 ऐड करना है। मान लीजिए अभी रिज़ल्ट की जो वैल्यू है 1 है, तो रिज़ल्ट में हमें +3 ऐड करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रिज़ल्ट प्लस इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हमें क्या दे देगा, 1 + 3 दे देगा 4, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या हुआ, रिज़ल्ट इक्वल टू रिज़ल्ट +3। तो ये और ये चीज़ दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है। तो जावा अगर आप सीख रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको दिखती रहेंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस इसमें भी बोर्ड मास का रूल अप्लाई होता है। जब अगर आपके पास पैरेंथेसिस है तो पहली प्रायोरिटी उसको मिलेगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को मिलेगी, ठीक है। तो इन जावा वी अप्लाई बोर्ड मास रूल, ठीक है, कि ब्रैकेट्स पहले मिलेंगे जाएंगे, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बोर्ड मास ही बोलते हैं ना उसको तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, तो अगर इसका नाम गलत ले रहा हूँ बाय चांस, तो वी अप्लाई ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस लाइक पैडमास, सॉरी मैंने गलत बोला, पैमडास होता है, ठीक। पैमडास इज़ समथिंग विच वी फॉलो। ये भी गलत लग रहा है मुझे एक्चुअली, मैं इसको लिख देता हूँ। तो हम कैसे लिखते हैं बेसिकली ये भी मुझे नहीं पता कि ये क्या बोलते हैं इसको, बट लेट्स से पैरेंथेसिस सबसे पहले होगा, ठीक है, पैरेंथेसिस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन होगा, इस तरीके से प्रायोरिटी होगी, फिर मॉड्यूलस को प्रायोरिटी मिलेगी जहाँ तक मेरा ख्याल है, उसके बाद एडिशन को मिलेगी और फिर सब्सट्रैक्शन को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे चलता है, PMDMAS समथिंग हो गया, एक तरह का वही है, मतलब वर्ड मास ही है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होता है और कैसे काम करता है। तो ये हमने यहाँ तक सीख लिया, ये चीज़ सीख ली हमने, मतलब ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, वो मैं आपको और बता देता हूँ। तो एक चीज़ और होती है हमारे पास जावा में, जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग, ठीक है। कास्टिंग भी बहुत देखोगे आप, जैसे एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने बोल दिया कि एक शॉर्ट एक वैल्यू है x, वो 1 है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिख सकता हूँ इंट y, और x हमारे पास पहले से है तो हम ना x1 बोलते हैं इसको, लेट्स से, और हम इसको y1 बोलते हैं। तो इंट y1 इक्वल टू x1 + 2, तो इसको हम इम्प्लिसिट कास्टिंग बोलेंगे, जिसका मतलब है कि ये कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक हमारे पास एक्सप्लिसिट भी होती है, जैसे अगर मान लो इसका उल्टा होता, जैसे हम बोलते हैं इंट y2 इक्वल टू लेट्स से 1, ठीक है। अब हमको इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करना होता, तो अगर मान लीजिए मुझे शॉर्ट x2 करना होता, तो मैं ऐसे ब्रैकेट्स लगाता, उसमें शॉर्ट लिखता और y2 + 2 करता। तो इसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग, जो कि हमें खुद से मैनुअली करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ एक समझना बहुत ज़रूरी था। तो अब मैं कुछ ऐसी कास्टिंग के कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, तो टू कन्वर्ट, जो कि बहुत पॉपुलर है, स्ट्रिंग टू अ नंबर, ठीक है। ये काफ़ी पॉपुलर है, जो आप बहुत सारा यूज़ करोगे। तो लेट्स से एक होता है हमारे पास बाइट डॉट पार्स बाइट, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो बाइट, तो ये एक तरीका ये है। एक होता है आपके पास शॉर्ट डॉट पार्स शॉर्ट, ठीक है। ये स्ट्रिंग को बेसिकली हम इंटीजर, बाइट और इन सब में कन्वर्ट कर रहे हैं। लॉन्ग
फ्लोट के लिए आप पार्स फ्लोट लिखते हो, डबल के लिए आप पार्स डबल लिखते हो। तो ये बेसिकली तरीके हैं टू स्ट्रिंग को अगर आपको किसी नंबर में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है, बाइट में करना है, शॉर्ट में करना है, इंटीजर में करना है। वैसे इंटीजर वाला ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, या डबल वाला बहुत यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा तो ये यूज़ होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। हम फॉर्मेट कर सकते हैं नंबर्स को, बट वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हम इनपुट यूज़र से कैसे लेते हैं, ठीक है। रीडिंग इनपुट, जैसे कि मुझे बोलना है कि यूज़र प्रिंट करेगा, जैसे कि मैंने बोला मुझे किसी का रिज़ल्ट बताना है, ठीक है, तो अपना रोल नंबर डालेगा तभी तो भाई मैं उसको रिज़ल्ट बताऊंगा, ठीक है। तो रीडिंग इनपुट, तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फ़ाइल होती है, एक क्लास होती है जो इसको हमें जावा यूटिल से मिलती है, इसको हम बोलते हैं स्कैनर, ठीक है, स्कैनर क्लास, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं स्कैनर दिखाऊँ आपको तो ये देखो एक क्लास है स्कैनर जो कुछ कुछ इम्प्लीमेंट करती है। अब मैं ऊपर जाऊँगा अगर, तो आप देखोगे जहाँ मैंने इंपोर्ट किया था वहाँ पे एक स्कैनर भी इंपोर्ट हो गया है साथ में, ठीक है। तो हम आगे नीचे बहुत स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर में बताया था आपको, जब भी रेफरेंस टाइप होगा तो आपको एक न्यू दिखाना पड़ेगा, यानी एक ऑब्जेक्ट मिलेगा फिर आपको, और फिर उसके अंदर आपको पास करना है system.in, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे बाद में। अभी के लिए मान के चलो ये कि आर्ग्यूमेंट ये लेता है जिसको हम इनपुट स्ट्रीम बोलते हैं, और हमने बोला कि हमें system.in चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे मान लो मुझे एक नंबर चाहिए, ठीक है। कैसे रीड इनपुट करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे को चाहिए system.out एज, ठीक है। तो आप अपनी एज प्रिंट करो बेसिकली, और उस एज के बेसिस पे आई कैन डू समथिंग, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे डबल एज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। या मैं एज भी डबल में नहीं लेके इंटीजर में ही लेता हूँ, इंटीजर, क्योंकि एज 18.5 तो कोई डालेगा नहीं, ठीक है। तो माई एज लिख देता हूँ जैसे, क्योंकि मैं वो वेरिएबल नहीं लिख रहा हूँ जो पहले से हो सकते हैं शायद, तो नेक्स्ट इंट बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे एज मांग रहा है मुझसे कि एज डालो यहाँ पे, ठीक है। system.println कि मैंने ये बोला कि एज डालो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एज डाल सकता हूँ जैसे 30, और इसके बेसिस पे कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एज आ गई, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ system.out.println योर एज इज़ दिस, ठीक है। अब जस्ट दोबारा ट्राई करते हैं। अगर मैंने बोला कि ये, तो बोला कि एज डालो, तो मैंने डाला 25 लेट्स से, तो बोला योर एज इज़ 25, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसमें और कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, ये बोल रहा है कि रिसोर्स लीक, स्कैनर क्लोज़ नहीं किया हमने ठीक है, वो कोई बात नहीं है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, अदरवाइज़ मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ बेसिकली। मान लीजिए मैं बोला, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था एंटर रोल नंबर, ठीक है, कि भाई रोल नंबर डालो, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया रोल नंबर, तो यहाँ पे बोलूँगा योर रिज़ल्ट इज़, ठीक है, लेट्स से हमने कुछ भी बोल दिया, योर रिज़ल्ट फॉर, ठीक है, रोल नंबर दिस 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 इज़ 90%, ठीक है। तो अगर हम इसको चलाना चाहें, अब कैसे चलाएंगे देखिए, तो उसने बोला एंटर योर रोल नंबर, तो मैंने बोला 100120, ये मेरा रोल नंबर है। और मैंने जैसे एंटर किया तो मुझे बता देगा कि योर रिज़ल्ट फॉर रोल नंबर 100 इज 90%, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम बन गया बेसिकली। तो ऐसे ही हम रीड करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमने स्कैनर समझ लिया, स्कैनर कैसा काम करता है, ठीक है। इंटीजर भी ले सकता है, डबल भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, वो आपके ऊपर है। हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, हमने शायद बात कर ही लिया है, थोड़ा बहुत तो देख लिया है ना। इसी के साथ हमारे पास एक लॉजिकल ऑपरेटर भी होता है, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में सीखना है या किसी और ऑर्डर में सीखना है, आपके ऊपर है। एंड और बोलते हैं इसको, एंड और नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इसको हमने बोला जैसे कि हम इस चीज़ को बोलते हैं एंड, इस चीज़ को हम बोलते हैं और इस चीज़ को हम बोलते हैं नॉट, ठीक है। तो ये हम यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए देखो मैं बताता हूँ, जब हम एंड यूज़ कर रहे हैं दो चीज़ों के लिए, ठीक है, अगर एक एक्स है एक वाई है, अगर एंड यूज़ कर रहे हैं तो देखो अगर दोनों ट्रू हैं तो रिज़ल्ट भी ट्रू होगा, ठीक है। और के केस में क्या होगा, अगर एक भी ट्रू है उसमें से तो रिज़ल्ट ट्रू होगा, ठीक है। और नॉट के केस में क्या होगा, जो भी अगर वो ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें
तो हम एक बूल ले लेते हैं, ठीक है, कि हैज़ इनकम ट्रू, हैज़ हाई इनकम ट्रू, ठीक है, और हैज़ गुड क्रेडिट ट्रू, जो भी ये बताता जा वो कर रहा हूँ, और हैज़ क्रिमिनल रिकॉर्ड फॉल्स। तो अगर हम क्रेडिट कार्ड ऑपरेटर हैं तो हमें क्रेडिट कार्ड देना है किसी को, तो वो एलिजिबल है कि नहीं। तो अगर उसकी हाई इनकम है या उसके गुड क्रेडिट हैं, लेकिन जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो ट्रू नहीं है, यानी फॉल्स नहीं है, सॉरी हैज़ क्रिमिनल रिकॉर्ड फॉल्स का उल्टा, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी है तो वो एलिजिबल है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इसमें ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि हैज़ क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हैज़ क्रिमिनल रिकॉर्ड फॉल्स है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो प्रिंट करते हैं, लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैं अभी के लिए फ़िलहाल बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। तो मैंने रन किया तो आप देख सकते हो कि एलिजिबल ट्रू, ठीक है, एलिजिबल है क्योंकि उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो फॉल्स है, यानी नहीं है। तो हैज़ क्रिमिनल रिकॉर्ड का ऑपोजिट, ठीक है, यानी इनकम हाई है या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। मैंने बोला था अगर इन दोनों में से, एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों में से दोनों के दोनों ट्रू हैं तभी वो उसको ट्रू करेगा, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स कर देगा। और ऑपरेटर में उल्टा है, इन दोनों में से एक भी अगर ट्रू है, जैसे अगर मान लीजिए इसका क्रेडिट फॉल्स होता, ठीक है, तब भी अगर आप रिज़ल्ट देखो तो ट्रू ही आएगा क्योंकि इनमें से एक ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आप थोड़ा बहुत प्ले करोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये काम कैसे करती है, ठीक है। अब हम कंडीशन के बारे में बात करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट्स, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट्स एंड एल्स स्टेटमेंट्स, एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये क्या होती हैं, ठीक है। तो जब भी हमें कोई कंडीशन देना होता है तो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। कंडीशन हम कैसे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने बोला इंट टेम्परेचर इक्वल टू 32, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर, इफ़ टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30, तो हम बोलेंगे कि भाई आज एक गर्म दिन है ना, यानी हॉट डे है, और हम ये भी बोलेंगे कि आज ज़्यादा पानी पियो। अगर लेस ग्रेटर देन 20 है बट 30 डिग्री से कम है तो हम बोलेंगे नाइस डे, एल्स हम बोलेंगे इट इज़ कोल्ड, यानी आज ठंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इफ़ एल्स इफ़ और एल्स यूज़ कर सकते हो। एल्स मतलब लास्ट कंडीशन, ठीक है, एल्स इफ़ मतलब और भी हम लगा सकते थे इसके पीछे लॉजिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इफ़ एल्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक टर्नरी ऑपरेटर भी होता है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने बोला कि टर्नरी ऑपरेटर में हमने बोला, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं चलो, ठीक है, कि अगर लेट्स से इंट, ठीक है, इनकम, अगर आपकी जो इनकम है, सॉरी इनकम तो हमने ले लिया था, इनकम ले लेते हैं चलो। इनकम मान लो हमारी है 1,20,000, ठीक है। हमने बोला कि स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग में हमने बोला कि कैन फ्लाई, ठीक है, कैन फ्लाई, फ्लाई क्लास लिखते हैं हम, चलो फ्लाई क्लास, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर इनकम है जो वो 1,00,000 से ज़्यादा है अगर, ठीक है, 4-5, तो हम बोलेंगे उसको कि ये है, नहीं 1,00,000 से ज़्यादा है तो बिज़नेस क्लास, ठीक है, एल्स हम बोलेंगे इकोनॉमी क्लास, ठीक है। ये बेसिकली क्या हुआ कि हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया, जिसको हम बोलते हैं ये कि हम जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो अगर ये ट्रू है तो ये वाली वैल्यू होगी और कॉलन के बाद जो वैल्यू होगी वो फॉल्स होने पे होगी, ठीक है। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हो गई। इसके अलावा हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी स्विच केस कैसे लगाते हैं, जो कि मान लो स्ट्रिंग रोल लिख दिया हमने एडमिन, ठीक है। तो अब हम इस पर अगर हमें स्विच लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, स्विच रोल, अगर एडमिन है तो बोलो यू आर एन एडमिन, अगर मॉडरेटर है तो बोलो यू आर ए मॉडरेटर, और डिफ़ॉल्ट यू आर अ गेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम देखते हैं कि हमने इसको रन किया तो आप देख सकते हो यू आर एन एडमिन, क्योंकि रोल की वैल्यू एडमिन है। अगर मैं इसको मॉडरेटर कर दूंगा, हम यहाँ पे इफ़ एल्स भी लगा सकते थे बाय द वे, जस्ट इन केस अगर आप ये सोच रहे हो तो आप आगे यू आर अ मॉडरेटर, अगर हम इसको लिख दें XYZ,
तो यहाँ पे क्या आएगा देखोगे आप कि हम यू आर अ गेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ से रोल को केसेस, अलग अलग केस बना के लगा सकते हो एंड फिर वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, बाय द वे हम हर केस में यहाँ ब्रेक ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट जिसको बोलूँगा, ऑपरेटर नहीं है, एक स्टेटमेंट है। तो ब्रेक का मतलब ये है कि हमें इस स्विच से जंप करना है, ठीक है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं ताकि ये नया वाला नेक्स्ट ना हो, जैसे ये मिल जाए हमें हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, यानी हम उससे बाहर निकल जाएँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्विच केस, ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं फॉर लूप्स। अब लूप क्या होते हैं, देखो एक ही इन्फॉर्मेशन को 50 बार प्रिंट करना हो तो हमें लूप चाहिए। जैसे कि हमने बोला कि फॉर एक लूप लगाया कि इंट आई की वैल्यू जब तक 0 है, इनिशियल वैल्यू 0 है, जब तक उसकी वैल्यू 5 से कम नहीं रहती तब तक आई की वैल्यू बढ़ाते रहो, जो मैंने आपको ऑपरेटर बताया था प्लस प्लस। और यहाँ पे हेलो पीके एंड आई प्रिंट करते रहो, लेट्स से प्लस आई, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा जानना, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब रन करूँ क्लियर करके, तो आप देखोगे हेलो पीको 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 50 भी कर सकते थे, लेकिन लेट्स से कि मैं 50 के लिए रन करूँ इसको, तो मैंने रन किया और ये 49 तक गया। अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू 50 कर दूँ, जैसे मैं इसको बोलूँ लेस देन इक्वल टू 50, तो ये पूरा 50 भी जाएगा। अब मैं रन करूँगा, देखो 50 तक गया, ठीक है। तो ऐसे हम फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप के अलावा हमारे पास वाइल लूप भी होता है। वाइल लूप्स में क्या होता है, हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम तक हम चलाएंगे, जैसे इंट आई इक्वल टू 0 हो गया और जब तक y की वैल्यू 50 से कम है तब तक हेलो पी के चलाओ और ये भी चलाते रहो। तो जैसे मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो ये देख सकते हो 50 तक चलेगा ये भी, ठीक है। तो ये वाइल लूप्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डू वाइल लूप्स होता है, जिसको हम बोलते हैं डू वाइल लूप्स, ठीक है। ये हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे इंट जे 0 हो गया और हम बोलेंगे कि प्रिंट करो हेलो पी के जे जब तक वाई जे की वैल्यू जो है वो 50 है उसके इक्वल नहीं होती। तो अब हम इसको मान लीजिए, इसको भी हम प्रिंट वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो अब हम रन करेंगे अगर इसको दोबारा, तो ये मोर और लेस सेम चीज़ है। अब आपको डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप ये सारी चीज़ें चलाते हो, ठीक है। इसके अलावा फॉर ईच लूप्स होते हैं। फॉर ईच लूप्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, यानी फ्रूट्स है, जिसके अंदर एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है, ठीक है। और हमें क्या करना है, सबको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फॉर स्ट्रिंग फ्रूट इन फ्रूट्स, ठीक है। यानी कॉलन लगाने का मतलब है कि फ्रूट्स के अंदर एक फ्रूट निकालो और उसको प्रिंट करो। यानी अगर मैं अब इसको रन करूँगा, इसको भी मैं एक काम करता हूँ, डू वाइल लूप को भी 1 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ। तो अब रन करें अगर हम, तो आप देखोगे हमें मिलेगा एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ठीक है, तीनों चीज़ें मिल गई यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास फॉर ईच लूप, ठीक है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। अभी तक दोस्तों हमने जो किया, ये हमने लर्न जावा ही किया, हमने पर्सन क्लास यूज़ नहीं की। तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, एक बार लर्न जावा ही रख देता हूँ, ठीक है। ये हमने या लर्न बेसिक कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, लर्न बेसिक। तो हमने बेसिक सीख लिया यहाँ से, तो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करके इसको लिख देता हूँ लर्न बेसिक, ठीक है। और अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं अगर इसको रन करूँ यहाँ से, तो आप देखोगे मुझे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ये सारा वापस मिल गया, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा लर्न बेसिक हो गया। अब हम समझते हैं क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ये सब समझते हैं, ठीक है। ये आपने बेसिक सारी चीज़ें समझ ली हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने को अब है नहीं। तो अब मैं नई एक फ़ाइल बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ पर्सन, क्योंकि इससे सीखने में आपको आसानी होगी। पर्सन एक क्लास बनाएंगे। क्लास देखो क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। जैसे ब्लूप्रिंट क्या, आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, कहीं पे भी फ्लैट बनते हैं ना, फ्लैट देखे होंगे आपने, तो एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है और उस ब्लूप्रिंट के जैसे ही सारे फ्लैट बनाते हैं। आप देखोगे तो कोई बिल्डिंग में जाओगे तो सारे फ्लैट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं ना, 2 BHK वाले एक जैसे दिखेंगे, 3 BHK वाले एक जैसे दिखेंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि हम उनको सिमिलर बनाते हैं, हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो अब जैसे मान लो हमने एक पब्लिक क्लास बनाई पर्सन, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक मेन मेथड होगा इसका, आपको याद होगा मैंने एक बताया भी था आपको। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ये तो हम लिखेंगे ही, करेक्ट। और इसके अंदर हम ये भी डालेंगे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और हम इसके अंदर लेट्स से अभी के लिए फ़िलहाल लिखते हैं सिस्टम
डॉट आउट डॉट println, और मैं इसकी जगह मैं लिखता हूँ वेलकम टू पर्सन क्लास। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ आ गया वेलकम टू पर्सन क्लास। ठीक है, अब मैं जावा सी वगैरह रन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ से रन कर रहा हूँ। तो ये पर्सन क्लास हो गई। अब देखो हमने क्या बोला, लेट्स से एक एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे समझते हैं इसको। इन जावा, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के साथ भी कुछ चीज़ें हैं। क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। जैसे पहले कि आप कोई भी बिल्डिंग बनती है उसका ब्लूप्रिंट बनता है, यानी उसकी क्लास बनती है, तभी उसका ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट एक्चुअल जो बिल्डिंग बनी वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम समझते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है। देखो ऑब्जेक्ट के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, एक उसका स्टेट होता है और उसका एक बिहेवियर होता है। स्टेट क्या हो गया, उसके एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हो आप, और बिहेवियर उसके मेथड्स या फंक्शन हो गए। ठीक है, जैसे पर्सन है, पर्सन की स्टेट क्या है, उसका नाम उसका एक स्टेट है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। उसकी एज उसकी एक स्टेट है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। और उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, उसका बिहेवियर होता है चलना, वॉक करना, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से समझो। अब मान लो अब हमारे पास पर्सन क्लास है, इसका हमें स्टेट बनाना है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलते हैं, स्टेट। ठीक है, एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स, कुछ भी बोल दो। ठीक है, बिहेवियर, मेथड्स। तो सबसे पहले हम स्टेट्स बनाते हैं। तो जैसे हमने बोल दिया कि स्ट्रिंग नेम, ये इसका एक स्टेट हो गया। ठीक है, हमने बोल दिया इंट एज। ठीक है, ये इसका दूसरा स्टेट हो गया। सेम हम बिहेवियर पे आए तो हमने बोल दिया वॉइड स्पीक, कि ये बंदा बोल सकता है कि माई नेम इज़ दिस एंड माई एज इज़ दिस। ठीक है, और हम और भी कुछ बनाना चाहे तो बना सकते हैं, से हेलो। ठीक है, ये सारे इसके बिहेवियर हो गए, सारे फंक्शन हम बना रहे हैं। ठीक है, इनका अब इसमें देखो वॉइड क्या है। वॉइड एक रिटर्न टाइप है, मैंने आपको बताया था शुरू में। रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड मतलब है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता ही है जावा में। ठीक है, तो वॉइड बोल के हम बोल रहे हैं रिटर्न कर रहा है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। वॉइड मतलब खाली, एम्प्टी। ठीक है, अब हमारे पास ये स्ट्रिंग नेम हो गया, ये स्टेट हो गई, ये बिहेवियर हो गया, स्पीक करता है, ये करता है। ठीक है, अब मान लो हम एक और बिहेवियर बना सकते हैं इसका, जिसको हम बोल देते हैं मान लो पब्लिक। पब्लिक आप एक्सेस मॉडिफायर है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ और नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते। तो हम बोल सकते हैं जैसे सेट वैल्यू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जिसके अंदर हम ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया एज इक्वल टू 25। ठीक है, नेम इक्वल टू पवन कुमार, ये बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया हमने सेट। ठीक है, ऐसे ही हम एक गेट वैल्यू भी कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं गेट वैल्यू नेम और एज प्रिंट कर देगी वो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमने बिहेवियर बना दिए यहाँ पे, और हमने यहाँ वेलकम टू पर्सन क्लास लिखा था। अब हम ये ना करके हम इसका नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, क्रिएट अ पर्सन ऑब्जेक्ट यूजिंग द पर्सन क्लास। तो हम कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, देखो हम बोलेंगे क्लास का नाम लिखेंगे पर्सन। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, जैसे कि मान लो पवन का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और इक्वल टू बोलेंगे न्यू पर्सन। ठीक है, अब मैं इसका यूज़ करके पवन डॉट सेट वैल्यू कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ पवन डॉट स्पीक। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने रन किया, आप देखोगे कि माई नेम इज़ पवन कुमार एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये इसने स्पीक कर दिया, यहाँ से सेट करा पहले वैल्यू, एज कितना सेट किया 25, और नाम कर दिया यहाँ पे पवन कुमार। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे एज चेंज करके 30 कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको दोबारा रन करूँगा जावा लेट्स से पर्सन डॉट जावा, तो आप देखोगे माई नेम इज़ पवन कुमार एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हमारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब मान लो हमें दूसरा एक बनाना है। ठीक है, जिसमें हाँ दूसरी चीज़ समझते हैं। एक चीज़ और होती है कंस्ट्रक्टर, जो हमने आपको देखा था जब हमने देखो पर्सन जब डॉट जावा बनाया था। अगर मैं इसका एक कंपाइल करूँ इसको, तो अब इसको मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने कंपाइल किया, इसको खोलते हैं थोड़ा, तो इसमें आप देखोगे कि एक पर्सन क्लास का ना वो बन रहा है। एक्चुअली मैंने इसको सेव नहीं किया शायद, इस वजह से इसने गलत बनाया है पर्सन डॉट जावा, बट ठीक है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी। ठीक है, तो इसके अंदर इसने एक पब्लिक पर्सन बनाया था जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप उसको
कंस्ट्रक्ट करना मतलब है ना, यानी उसके अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डालना या डिफ़ॉल्ट उसका जो किस तरीके से आप उसको देखते हो, ठीक है। तो जो जावा के इंस्टेंसेस हैं वो सारे एक ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो क्लासेस पे बेस्ड हैं, ठीक है। उसी तरीके से उन सारे जो क्लासेस का एक कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप इंस्टेंस जो फील्ड्स हैं उनको असाइन करते हो। जैसे इंस्टेंस फील्ड क्या हो गई, नाम और एज हो गया, इसको असाइन करोगे। तो हम कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे वो दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड है, नो रिटर्न टाइप, सेम नेम एज द क्लास। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या हम बोल सकते हैं पब्लिक पर्सन, ठीक है। इसके अंदर बंदा क्या करेगा, इसके अंदर बंदा पास करेगा इंट एज कोमा स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और हम दिस ऑपरेटर यूज़ करके ये बताते हैं कि हमें इस एज को ये एज असाइन करनी है और इस नेम को ये नेम असाइन करना है, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। तो अब देखो हम ये चीज़ करेंगे तो हमें एरर फेंकेगा, बोलेगा कि ये तो कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। तो पवन जब हमने बनाया था, अब हम सेट वैल्यू हटा देते हैं, पवन डॉट स्पीक रखते हैं, तो हम बोलते हैं कि एज पवन की है लेट्स से 28 और नाम है पवन कुमार, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार फिर से, तो आप देखोगे माई नेम इज़ पवन कुमार एंड आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ऐसी मैं एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ अब, जिसका नाम मैं पवन ना रख के मैं रख देता हूँ लेट्स से, मैंने बोल दिया रोहन, ठीक है, या रोहन। अब जो रोहन है वो भी पर्सन है, तो उसकी भी सेम ऑब्जेक्ट बनेगी, लेकिन उसकी एज 20 है, ठीक है, और उसका नाम भी अलग है, उसका नाम है रोहन, लेट्स से रोहन कपूर, ठीक है, ये उसका नाम है। तो अब मैं यहाँ पे रोहन डॉट स्पीक बोलूँगा तो रोहन अपनी एज बताएगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ, पवन वाले को मान लो मैं भी 2 मिनट के लिए कमेंट कर दूँ, तो अगर हम रन करें तो आप देखोगे माई नेम इज़ रोहन कपूर एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे, और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, हमें डॉट ऑपरेटर यूज़ करें। डॉट ऑपरेटर हम एक्सेस करते हैं अगर वेरिएबल को या मेथड को, तो हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मान लो रोहन की मुझे एज एक्सेस करनी है तो मैं एज भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से मैं चाहूँ तो नेम एक्सेस कर सकता हूँ, कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब हमने कंस्ट्रक्टर भी समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया। अच्छा, हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, बाय द वे हम चाहते तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करते, तो वो हमें खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि नया इंस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, जैसे मैंने आपको एक करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था समझना, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के बारे में भी मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के कंस्ट्रक्टर भी आप बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप देखोगे कि ना बहुत केसेस में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ एज इसकी सेट ना करके एक और वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, लेट्स से इंट सैलरी, ठीक है। ये सैलरी मैंने कहीं सेट नहीं की है, लेकिन मैं स्पीक करते वक्त बोल रहा हूँ इसको माई नेम इज़ दिस एंड आई एम दिस 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 एंड ओल्ड एंड आई अर्न दिस सैलरी पर मंथ, ठीक है, मैं ये बोलता हूँ, लेकिन सैलरी हमने कहीं सेट नहीं किया, अगर आप ध्यान दो तो, ठीक है। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको एक बहुत ही कॉमन चीज़ दिखेगी। चलो मैं एक हटा देता हूँ, एक को ही रन करता हूँ, तो आपको एक दिखेगा कि आई अर्न 0 पर मंथ, ठीक है। पहले क्या होता था, हम जनरली इस केस में एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन देखते थे। अगर मैं इसको नल लिख दूँ तो आपको वो दिखेगा, जैसे हम नल बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी ये एरर देने लगा है, वैसे एरर देता नहीं था पहले, तो बहुत दिक्कतें होती थी, ठीक है। अभी हमें देने लगा है ये, बट हम चाहें तो इसको भी कुछ वियर्ड कर सकते हैं। चलो एक, अगर मुझे नल समझना है, इंटीजर में तो एरर नहीं देगा, बट मान लो मैं रोहन को यहाँ पे बोल दूँ रोहन इक्वल टू नल, ठीक है, ये चलेगा। अब रोहन डॉट स्पीक करने की कोशिश करते हैं हम, तो आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखेगी जिसको हम बोलते हैं, बहुत फेमस चीज़ है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगी, ये जब ही दिखेगी आपको जब भी आपकी कहीं वैल्यू नल हो रही होगी, ठीक है। जैसे हमारा प्रोग्राम अभी यहाँ पे जो हमारा एडिटर है वो भी स्मार्ट है, हमें बता रहा है कि देखो ये रोहन है जो, ये गलत चीज़ है, आप इसको नल पॉइंटर एक्सेस पहले से ही बता रहा है कि इसकी वैल्यू नल हो सकती है, तो आपको ये बाद में दिक्कत देगा, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया, ये सारी चीज़ें हमें समझ आ गई, हमने स्पीक बोला। अब देखो एक चीज़ मैं और समझाता हूँ आपको, ये हटा देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। स्पीक के अंदर हमने ना कुछ बोला नहीं है, ठीक है। हम इसके चाहे अंदर तो कोई पैरामीटर भी डाल सकते हैं, ठीक है।
जैसे हमने इसके अंदर मान लो बुलियन डाल दिया है कि इज़ आइडेंटिटी और नॉट, ठीक है, आइडेंटिफाइड और नॉट, ठीक है, कि अगर ये आइडेंटिफाइड है, इज़ आइडेंटिफाइड, तभी प्रिंट करो, अदरवाइज़ क्या करो, अदरवाइज़ सिर्फ बोलो कि आई एम नॉट आइडेंटिफाइड, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो अब देखोगे तो यहाँ एरर आएगा और वो बोलेगा कि पहले बताओ कि ये आइडेंटिफाइड है कि नहीं है। तो जैसे मैंने बोल दिया फॉल्स, तो अब मैंने पैरामीटर डाल दिया इज़ आइडेंटिफाइड, फॉल्स हो गया। तो अगर अब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको मिलेगा आई एम नॉट आइडेंटिफाइड। यहीं पे अगर मैं ट्रू करता इसको तो मुझे मिलता माई नेम इज़ रोहन कपूर एंड दिस, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे रहा था कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब मेथड देखो कुछ कुछ रिटर्न भी कर सकता है, मैंने आपको शायद वो नहीं बताया कि मान लो हमने सैलरी सेट नहीं की थी, ठीक है, ठीक, तो हम बोल सकते हैं रोहन डॉट सैलरी 10,000, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो रोहन की सैलरी इतनी आ रही है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि एक और मेथड बनाओ जिससे मुझे सैलरी पता चले रोहन की कितनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ बोल सकता हूँ गेट सैलरी, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर सकते हैं, जो भी सैलरी है। अब इसमें एरर आएगा, एरर इसलिए आएगा क्योंकि हमें रिटर्न करना है, वॉइड नहीं रिटर्न कर सकते, तो हमें इंटीजर बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, हमें सैलरी दे देगा, ठीक है, कि मान लीजिए मुझे रोहन की सैलरी नहीं पता, तो मैं कैसे पता करूँगा, तो मैं बोलूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println रोहन डॉट गेट सैलरी, ठीक है। तो अब मैं ये जानने के बजाय, स्पीक कराने के बजाय सिर्फ सैलरी जानना चाहता हूँ, तो मैंने रन किया तो आप देख सकते हो सैलरी आ गई मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे हम जो मेथड्स हैं उनको रिटर्न टाइप दे सकते हैं। पब्लिक की जगह देखो प्राइवेट भी आप कर सकते हो। प्राइवेट का मतलब होता है कि इसको इस क्लास के बाहर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये सेम क्लास में बात हो रही है, ठीक है। लेकिन हम इस क्लास के बाहर अगर कहीं से इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये एक्सेस मॉडिफायर जब थोड़ा सा सीखोगे तो आपको और पता चलेगा हालांकि कि ये सब कैसे काम करते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक मोटा मोटा मेरे ख्याल में ये समझ लिया कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, एक्सेस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जो पब्लिक प्राइवेट वाला है उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप एक क्लास बना रहे हैं, इसी क्लास के अंदर मान लीजिए क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास, ठीक है, जिसका हम बोलते हैं नाम है चेकिंग अकाउंट, ठीक है। एक अकाउंट क्लास बना रहे हैं हम, थोड़ी सी एक कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होंगे, एक तो आपका नाम होगा, जैसे मैंने बोल दिया प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है, ये प्राइवेट है, और एक प्राइवेट हो गया बैलेंस, और एक हो गया स्ट्रिंग आईडी, ठीक है। अब बेसिकली प्राइवेट क्यों है, ठीक है। जावा में क्या होता है, जो एक काम और कर सकते हैं, वैसे हम इसके अंदर एक वो बना लेते हैं पब्लिक इंट गेट बैलेंस, ठीक है। तो देखो जब आपके पास कोई अकाउंट चेक करने आएगा, ठीक है, तो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता रिटर्न बैलेंस, यहाँ हम डबल कर देते हैं, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो डिटेल है प्राइवेट उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ बैलेंस से मतलब है। आपको सिर्फ बैलेंस से मतलब, ये थोड़ी ना जानना है कि बैलेंस में नाम क्या है क्या नहीं है। आप जब UPI यूज़ करते हो, आप उसमें जब पिन डालते हो तो आपको सीधा बैलेंस बता देता है, नाम थोड़ी पूछता है आपसे क्या है, ठीक है। आप सिर्फ पिन डालते हो, ठीक है, या आप अपना UPI ID बताते हो, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर हम इसमें देखें तो हमें समझ आता है कि जावा में क्या होता है, जो भी आपके एक्सेसर मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब इन शॉर्ट अगर हम समझें तो हमें ये पता चलेगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं इसको पब्लिक बोल रहा हूँ तो यानी ये जो चीज़ है ये पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। ये जो चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है, समझ रहे हो, कि अगर मैं चेकिंग अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो ये चीज़ें ईजिली एक्सेस नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने मान लीजिए इसको हमने प्राइवेट रखा होता, प्राइवेट इंट सैलरी, ठीक है,
तो जब हम यहाँ पे सैलरी सेट कर रहे हैं इसकी, ये अभी हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये हम सेम क्लास के अंदर हैं, बट अगर हम बाहर जा रहे होते तो हम इसको नहीं एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न होता है पब्लिक प्राइवेट यूज़ करने का। बाकी आप धीरे धीरे जैसे जैसे काम करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस कीवर्ड भी मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। स्टैटिक मैंने आपको शायद नहीं समझाया। तो स्टैटिक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें क्लास की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल देता एक मेथड, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड भी ज़रूरत नहीं है, लेट्स से हम बोल देते हैं इंटीजर, ठीक है। गेट 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 वेलकम मैसेज, ठीक है, वेलकम मैसेज। तो उसके लिए हमें उस पर्सन की किसी उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम बोल देते हैं, सॉरी मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ क्योंकि वेलकम मैसेज बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा, ठीक है। इस चीज़ के लिए इसका पर्सन क्लास से कोई पर्सनल संबंध नहीं है, कहने का मतलब ये है ना। अगर मुझे इस पर्सन क्लास का मान लीजिए वेलकम मैसेज चाहिए, तो वेलकम मैसेज करने के लिए मतलब मुझे ऐसा कुछ इसका ऑब्जेक्ट बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ चाहूँ अब, तो जहाँ मैं स्पीक करा रहा था मैं यहाँ बोल सकता हूँ रोहन डॉट, सॉरी रोहन की जगह मैं बोल सकता हूँ इनफैक्ट पर्सन डॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ न्यू पर्सन की जगह मैं ये बोल सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ मैं बोल सकता हूँ पर्सन, डायरेक्टली पर्सन डॉट गेट वेलकम मैसेज, ठीक है। किसी पर्सन का नाम बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अगर मैं पूरी चीज़ हटा भी दूँ यहाँ से तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको अगर चलाऊँगा तो आप देखोगे वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा, यानी इसको हम बोलते हैं स्टैटिक, यानी वो मेथड जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मोटा मोटा तो देखो यही चीज़ें होती हैं। अगर आपको और भी परेशानी हो, आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे अगले वीडियो में बता सकते हैं, कमेंट बता सकते हैं इसी वीडियो में, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको वो चीज़ें सिखा सकूं, ठीक है। जाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर सिखाना चाहता हूँ, जो मैंने आपको भी शायद अभी बताया नहीं, बट अभी जो मैंने आपको जस्ट अभी सिखाया इसी को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, जिसमें हम हिडन डिटेल्स को हाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्राइवेट दिखाया था कि हमने ये पब्लिक क्लास बनाई थी जिसका नाम था चेकिंग अकाउंट, इसके ये चीज़ें जो थी इनको प्राइवेट कर दिया था बट इसको पब्लिक कर दिया था। इसका मतलब यही है कि हम एक इनकैप्सुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। और अगर मुझे मान लीजिए आपको इनहेरिटेंस सीखना है तो मैं उसका भी एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। तो इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है जो उसके एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम क्लास एनिमल की बात करें, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज़्यादा नहीं समझेंगे तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे करने के लिए, तो ठीक है। तो क्लास एक एनिमल हो गया और हम एक क्लास डॉग बना सकते हैं जो कि इनहेरिट करेगा क्या, जो भी एनिमल के पास होगा, ठीक है। यानी एनिमल के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो डॉग के अंदर भी अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे और इससे बेहतर एग्जांपल लेना है तो मान लीजिए मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ शेप, ठीक है। शेप क्लास क्या होगी, इसके अंदर मान लीजिए एक वॉइड मेन मेथड है इसका भी, ठीक है। वॉइड मेन के अंदर मान लीजिए हमारे पास है, हम एक और क्लास बना सकते हैं, इनफैक्ट क्लास बनाते हैं स्क्वायर। अब शेप तो स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, ठीक है। तो एक्सटेंड करती है वो शेप, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ पे शेप की जगह हम यहाँ स्क्वायर बना सकते हैं, नया स्क्वायर, और उसके हिसाब से हम कुछ कुछ वैल्यू इसकी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ हमारा एक इनहेरिटेंस समझने का, करेक्ट। तो ये एक चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए। मान लीजिए मुझे अगर आप इससे बेहतर एग्जांपल चाहते हैं तो मैं एक और एग्जांपल आपको, जो मैंने अभी डॉग एनिमल का बताया था, वो भी आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल दोबारा लेते हैं, एक क्लास एनिमल ले लेते हैं, ठीक है। अब एनिमल क्या कर सकता है, देखो एनिमल मान लीजिए उसकी कोई साउंड होएगी एक, तो चाहे वो भाव भाव करे, चाहे वो काऊ काऊ करे, कुछ भी करे, ठीक है। और मान लीजिए एनिमल के अंदर जब हम एनिमल क्लास को कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हम उसकी साउंड पास करते हैं, अरे यार, ठीक है, स्ट्रिंग साउंड, और दिस डॉट साउंड इज इक्वल टू साउंड, ठीक है।
अब हमने मान लीजिए एक क्लास बनाया जिसका नाम है डॉग, तो डॉग तो भाव भाव करेगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला, सुपर से हम सुपर कीवर्ड यूज़ करके हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने बोला सुपर, साउंड में बार्क कर दिया, यानी भाव भाव करेगा, ठीक है। और बस दिस इज़ फाइन। हम चाहते तो इसका दूसरा भी बना सकते थे, हम कुछ और भी कर सकते थे, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। इसके अंदर आप मेथड्स भी रख सकते हो, प्रॉपर्टीज़ भी रख सकते हो, और देर इज़ सो मैनी थिंग्स टू एक्सप्लेन। हालांकि मैं वो सारी चीज़ें इतनी डिटेल में आपको अभी ले नहीं जाना चाहता हूँ, बट आप ये समझ जाएंगे। तो इस एग्जांपल को फ़िलहाल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सीधा इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे और क्या हो सकता था, मान लीजिए स्पीक कर सकते थे हम, वॉइड स्पीक, ठीक है, पब्लिक वर्ड स्पीक। तो हम बोलते हैं एनिमल इज़, एनिमल स्पीकिंग, एनिमल स्पीक्स दिस साउंड, ठीक है। और हम जब हमने ये बनाया तो हम इसमें भी ये मेथड और डाल सकते हैं जिसका हम नाम डाल सकते हैं वॉइड स्पीक, ठीक है। और हम इसको बोल सकते हैं डॉग स्पीक्स दिस साउंड, ठीक है। तो आप बेसिकली समझ गए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, इस कोर्स को पसंद कर रहे हैं, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे कि और किस चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहेंगे। एंड मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट कोर्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।